हेलो, मेरा नाम है अतुल और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ पर्यावरण की पुस्तकें सीरीज के एक नए अंक के साथ। आज जिस किताब की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो किताब है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिन पानी सब सून, और इस किताब के लेखक हैं अनुपम मिश्र। तो पहले जानेंगे लेखक के बारे में थोड़ा सा और फिर जानेंगे कि ये किताब क्या कहती है। अनुपम मिश्र पर्यावरण के जाने माने कार्यकर्ता रहे हैं। उनकी मृत्यु हो चुकी है 2016 में, और उन्होंने 3-3.5 दशकों तक, मतलब 30-35 साल तक पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में और विशेष तौर पर जल संरक्षण और तालाब संरक्षण के क्षेत्र में बहुत ही गहरा काम किया है और पूरे भारत में किया है, और मुख्यतः मध्य प्रदेश और राजस्थान में किया है। जो उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, राजस्थान की रजत बूंदें और आज भी खरे हैं तालाब, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है आज भी खरे हैं तालाब। उसका अनुवाद 20 से ज़्यादा भाषाओं में हो चुका है। तो ये है अनुपम मिश्र, और ये जो किताब है ये उनके लेखों का संग्रह है। ये लेख उन्होंने लगभग पिछले 25-30 साल में लिखे हैं, और ये लेख जो है बहुत ही ख़ास लेख हैं, क्योंकि ये जल्दी मिलते नहीं है लेख, क्योंकि उस समय में इंटरनेट नहीं था। और ये लेख बहुत ही ढूंढ के लिखे गए हैं, खोज के लिखे गए हैं अलग अलग स्रोतों से, और इसे प्रकाशित किया है राजकमल प्रकाशन ने। इस किताब का जो भूमिका है, आमुख, वो लिखा है अशोक वाजपेयी ने, जो कि हिंदी के जाने माने लेखक हैं। और इसमें ये बताए हैं कि अनुपम जी का काम कितना ज़्यादा गहरा है, और पर्यावरण के लगभग सारे ही विषयों पर उनका जो पर्यावरण दर्शन है या उनकी जो समझ है, उसमें आप अगर उनका पूरा समझ आपको समझना है तो ये किताब आपके लिए है। इसमें लगभग जो है 30-35 लेख हैं, मोटी किताब है ये, और इसमें अलग अलग विषयों के लेख हैं। भूकंप से लेकर के और बांधों से लेकर के, तालाब से लेकर के, नदी जोड़ो अभियान से लेकर के, इसके अलावा फास्ट फैशन और जो चमड़े का उद्योग है पूरा, उस तक है। इसके अलावा जो पर्यावरण से जो बड़े मुद्दे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज है, उससे जुड़े हुए भी इसमें बहुत सारे लेख हैं। तो ये जो कुछ एक लेख मुझे अच्छे लगे इसमें, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको, और बाकी जो लेख हैं वो ये आप किताब में पढ़ सकते हैं। इसमें एक लेख है, अकाल कभी अकेले नहीं आता, जो तीसरा लेख है। इसके बारे में अनुपम जी कहते हैं कि अच्छे कामों का अकाल जो है और अच्छे विचारों का अकाल, वो अकाल से पहले आता है। तो जो ओरिजिनल अकाल है, ये बाढ़ है या सूखा है, उससे पहले अच्छे कामों का अकाल आता है और अच्छे विचारों का अकाल आता है समाज के अंदर। और समाज के अंदर जब अच्छे काम और अच्छे विचारों का अकाल आता है तो उसकी परिणति ये होती है कि जब अकाल सच में आता है तो उसका सामना करने के लिए समाज तैयार नहीं होता। और इसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से जो पहले का समाज था वो सूखे की और बाढ़ की जैसी समस्याओं का सामना करने के लिए, जो दूसरी प्राकृतिक घटनाएं हैं उनका सामना करने के लिए वो अपने पूरे जीवन दर्शन में बदलाव लाता था। इसमें राजस्थान का उदाहरण आपको मिलेगा, इसके अलावा उत्तराखंड में घर कैसे बनते हैं उसका उदाहरण मिलेगा, बिहार का उदाहरण आपको मिलेगा। बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, उत्तरी बिहार में, तो वहाँ पे लोग बाढ़ को कैसे मैनेज करते थे, ऐसी चीज़ें आपको देखने को इसमें मिलेंगी। इसी तरह पहला जो लेख है, भुरभुरी दिल्ली में सब राम भरोसे चल रहा है। और भुरभुरी दिल्ली का मतलब क्या है कि दिल्ली है जो वो है अर्थक्वेक जोन के अंदर, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे भूकंप आने के चांसेज हैं। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग की डिजाइनिंग है और पूरी टाउन प्लानिंग है और पूरी कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, और कंस्ट्रक्शन में जो इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स हैं, तो इसमें सारी चीज़ें आ गई। पहली चीज़ है अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग। दूसरी चीज़ कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग, कि हम घर बनाते कैसे हैं और हम घर किस चीज़ से बनाते हैं, ईंट से बनाते हैं या छड़ से बनाते हैं या लकड़ी से। तो ये पूरी इस तरह से है कि भूकंप कभी भी अगर आता है तो वो जो दिल्ली है उसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हम उस भूकंप के फैक्टर का ध्यान नहीं रखा है हमने। उस पूरे डिजाइनिंग में और पूरे कंस्ट्रक्शन में हमने जो अर्थक्वेक वेरिएबल है उसको माइनस करके हम चले, तो इस वजह से दिक्कत आएगी। इसमें एक और चैप्टर है, जो 7वां या 8वां चैप्टर है, टनाटन पर्यटन। ये उत्तराखंड के बारे में है कि कैसे पर्यटन का जो उद्योग है उससे जो कैरिंग कैपेसिटी है पहाड़ों की वो नष्ट होती जा रही है, और कैरिंग कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा पर्यटक वहाँ पे जा रहे हैं। और ये ऐसा हुआ है कि अपने शहर, जो बड़े शहर हैं, वो अपने तालाबों को, अपने नदियों को दूषित कर देते हैं। उदाहरण दिल्ली का है हमारे सामने,
दिल्ली की अपनी यमुना बिल्कुल गंदी हो चुकी है, नहाए जाने लायक नहीं है। तो दिल्ली के लोग ऋषिकेश जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, या शिमला जाते हैं, या बाकी जगह पे जाते हैं, और वहाँ पे जाके वो दिल्ली जैसे ही लाइफ स्टाइल को जीते हैं, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कचरा पैदा होता है। तो ये लेख है। इसके में एक और लेख है, यदि गांधी जी होते। गांधी का जो पर्यावरण दर्शन है वो समझने में ये लेख आपकी मदद कर सकता है। बहुत अच्छा लेख है, और ये बहुत प्रख्यात गांधीवादी थे अनुपम मिश्र जी। इन्होंने पूरा जीवन अपना जो है बिना कोई संपत्ति खरीदे, बिना कोई घर खरीदे बिताया, और एक सार्वजनिक जगह पे रहते थे। इसके अलावा जो सामाजिक रूप से इनको मदद मिलती थी उसी से ये अपना काम चलाते थे। और इन्होंने बिना शोरगुल के काम किया, बहुत ज़्यादा शोरगुल बिना मचाए हुए काम किया। तो इसमें आप इनसे समझ सकते हैं कि जो गांधी का इन्वायरमेंटलिज्म था, गांधी का पर्यावरण दर्शन जो था वो क्या था। तो एक और लेख है इसमें इम्पोर्टेंट, पिताजी का निर्देश था कि मेरी याद में कुछ न करना। अनुपम मिश्र भवानी प्रसाद मिश्र के बेटे हैं, और ये बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाती, मुझे भी पहले नहीं पता थी बहुत दिनों तक, क्योंकि ये इतना सादा जीवन जीते थे, और इनके पिता जो है इतना ज़्यादा अपने आप को अलग करके रखते थे कि इन्होंने कभी उसका लाभ नहीं लिया है, और कभी उनको लोगों को पता नहीं चला। तो ये जो लेख है वो भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में है। भवानी प्रसाद मिश्र बहुत बड़े कवि थे और प्रख्यात गांधीवादी भी थे। गांधी जी के साथ उनका बहुत उठना बैठना भी रहा, और उससे उनके विचारों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे। और एक चैप्टर है इसमें, मिट्टी बचाओ अभियान, इसमें सॉइल कंजर्वेशन के बारे में है। फिर जो है नदियाँ नहीं अपने को बचाने का अभियान चलाया जाए। इसमें बताते हैं वो कि जो हम कहते हैं कि सेव रिवर या सेव अर्थ, तो ये बताते हैं कि जो नदियों का इतिहास है वो करोड़ों साल का है, 53 लाख साल या 55 लाख साल, ऐसे वो तमाम नदियों की उम्र बताते हैं, और साइंटिफिक एज है वो नदियों की। तो वो बताते हैं कि नदियाँ इंसानों के मारे नहीं मरेंगी। उसका कारण ये है कि इंसान इस पृथ्वी पे बहुत नया है, नदियाँ उसके लाखों साल पहले से बह रही हैं, और हो सकता है कि इंसान जब समाप्त हो जाए इस धरती से उसके बाद भी नदियाँ बहती रहें। तो इंसान को खुद को बचाने की बात करनी चाहिए, खुद वो कैसे अच्छे तरीके से जी पाए, सस्टेनेबल तरीके से हार्मोनी नेचर के साथ मेंटेन करते हुए जी पाए, उसके बारे में उसे बात करनी चाहिए। उसे नदियों को बचाने की बात नहीं करनी चाहिए। और सस्टेनेबल तरीके से जब हम जीना शुरू कर देंगे तो अपने आप ही नदियाँ भी बच जाएंगी और इकोलॉजी भी बच जाएगी। इसमें एक और दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कोहनी का पाठ तालाबों के बारे में है। तालाब का जो निर्माण होता था वो एक खास डिज़ाइन होती थी, और वो जो उसका किनारा होता था वो कोहनी के आकार का बनाया जाता था, ताकि बहुत ज़्यादा बारिश आने पे वो तालाब की जो मेड़ है वो टूट ना जाए। तो वो ऐसा डिज़ाइन बनाया जाता था कि उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा, जो वाटर का हाइड्रोलिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा न पड़े, वो इस तरह से बनाया जाता था। तो ये बताया गया है कि किस तरीके से जो पारंपरिक ज्ञान है वो स्थानीयता को, स्थानीय भूगोल को, स्थानीय परंपराओं को, वहाँ पे जितनी बारिश होती है उस बारिश की मात्रा को ध्यान में रखा गया है। और जो हमारा आज का ज्ञान है वो जो है एक रूपता वाला ज्ञान है, वो उसमें आपको यूनिफॉर्मिटी दिखेगी। तो उसमें होता क्या है कि चेरापूंजी का बच्चा भी स्कूली सिलेबस में वही पढ़ता है जो जैसलमेर का बच्चा पढ़ता है, जबकि चेरापूंजी और जैसलमेर में बारिश में कितना अंतर है हम जानते हैं इस बात को। तो स्थानीयता का पुट नहीं है आज के ज्ञान में, लेकिन जो पारंपरिक ज्ञान है उसमें स्थानीयता का पुट है, और वो ज्ञान कैसे कारगर है, कैसे उसका आज उपयोग किया जा सकता है, उसके बारे में ये पाठ है। एक इसमें और चैप्टर है, कहाँ से आते हैं जूते। ये हमारे जो चमड़े के जूते हैं उसके बारे में चैप्टर है, और बताते हैं कि किस तरीके से ये भयावह है उद्योग ये, कि एक जो पूरे जो तीसरी दुनिया के देश है वहाँ पे किस तरीके से चमड़ा जो है परिष्कृत किया जाता है, और उससे पूरी नदियाँ कैसे बर्बाद होती हैं, और एक जूते की कीमत क्या पड़ती है। तो पूरी जूते की जो रा प्रोसेस से लेकर के और अंतिम प्रोसेस तक, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी प्रोसेस तक, अंत में शोरूम तक वो जूते आते हैं, वो जूते बनाने में कितनी कीमत पड़ जाती है, पर्यावरणीय कीमत, उसकी इन्वायरमेंटल कास्ट कितनी है, उसमें पानी कितना ज़्यादा लगता है, और उसमें केमिकल्स कितने निकलते हैं, और उसमें किस तरीके से गायों को, बछड़ों को मारा जाता है, तो उसके बारे में, उसका टोटल कार्बन क्रेडिट कितना होता है, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। और हिंदी में ऐसा कंटेंट दुर्लभ है
ये जो चैप्टर इसमें इन्होंने लिखा है, कहाँ से आते हैं जूते, बहुत मुश्किल है हिंदी में ऐसा कंटेंट मिलना। फिर जो है नदी जोड़ो योजना एक चैप्टर है, इसमें जो रिवर लिंकिंग प्रोसेस जो चल रहा है उसके बारे में है, और उसके खिलाफ ये तर्क अपने प्रस्तुत करते हैं कि नदियों को जोड़ने का जो काम है वो प्रकृति का है, वो मनुष्य का नहीं है, और यदि मनुष्य वो काम करेगा तो फिर उससे किस तरह की तबाही आ सकती है, कैसे जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ का जो पानी है वो पानी जो है उसमें नमक की मात्रा बढ़ सकती है, और किस तरीके से सेलाइन वाटर वो हो सकता है। दूसरी चीज़ कि जो पहले से नदियाँ जहाँ पे बह रही थी वहाँ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो ये पूरी बात इसमें इन्होंने बताया है। फिर जो अगले इसमें इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बद्रीनाथ अभी कपाट बंद है। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, और ये चैप्टर आज के लगभग 30-35 साल पहले का है। इस पे बताते हैं वो कि बद्रीनाथ और केदारनाथ जो आज के समय में एक हादसा हुआ 2013 में, वो क्यों हुआ, और ये चैप्टर 2013 के बारे में नहीं है, ये 1977-78 का चैप्टर है। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ को किस तरह से बर्बाद और कमर्शलाइज किया गया है, और किस तरीके से धर्म का मजाक बना दिया गया है एक तरीके से। वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग जा रहे हैं जो कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा है, फिर वहाँ पे जाके वो कचरे फैला रहे हैं और तरह तरह की समस्याएं पैदा कर रहे हैं, और फिर उसका सारे कचरे को वहीं पे छोड़ के ये लोग आ जाते हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि इंक्रोचमेंट कितना ज़्यादा हुआ है, जो मंदाकिनी रिवर है और जो बाकी वहाँ पे नदियाँ हैं उसके आसपास। तो ये बताते हैं कि कैसे उस समय क्या परंपरा थी, और किस तरीके से वो परंपरा वहाँ का जो पूरा जो हिसाब किताब था, वहाँ का जो धार्मिक और प्राकृतिक जो तालमेल था, वो किस तरीके से बना हुआ था। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है। फिर इसमें जो है वेनिस में एक कुआं, ये एक बार फॉरेन की भी कई सारे देशों की यात्रा कर चुके थे अनुपम जी, तो इसमें जो वेनिस शहर है जाना माना, वहाँ पे ये गए हैं, और वहाँ पे अब पानी की सप्लाई बाहर से होती है, जैसे कि इंडिया में होती है, पाइप वाटर आता है, लेकिन वो पता करते हैं कि वेनिस जैसी जगह पे पारंपरिक कुएं भी हैं, और पारंपरिक कुएं से पहले सब होती थी जो है पानी की सप्लाई, और वो कुएं आज क्यों इम्पोर्टेंट है, आने वाले समय में उनका क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है, उसके बारे में ये है। फिर इसमें एक चैप्टर है, स्वागत योग्य है पश्चिम का यह दर्शन लेकिन। ये चैप्टर ये है, इसके बारे में है कि यूरोप में एक संस्कृति चालू हुई है कुछ देशों में, जहाँ पे कि कुछ मात्रा में लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम लोकल चीज़ों को ही सिर्फ बढ़ावा देंगे, कि जो सप्लाई चेन जो वाला मार्केट है पूरा ग्लोबल, उससे बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और उसमें होता यह है कि जैसे आप लंदन में बैठे हुए हैं और आप किसी मध्य प्रदेश से या जिम्बाब्वे से कोई चीज़ आ रही है पूरी परिष्कृत करके, और उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से होता क्या है कि उसमें जो है उसका कार्बन क्रेडिट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसकी पर्यावरणीय कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे बचने के लिए यहाँ के लोग जो पश्चिम में यूरोप और अमेरिका के कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम स्थानीय चीज़ों को ही सिर्फ बढ़ावा देंगे। तो इसके बारे में ये चैप्टर वो बताते हैं कि पश्चिमी दर्शन की कमियाँ क्या रही हैं पहले से, किस तरीके से उन्होंने अपना कचरा दूसरी जगह भेजा है, और किस तरीके से अभी भी वो लोग बहला फुसला रहे हैं जो गरीब देश हैं उनको, उसके बारे में ये चैप्टर है। फिर इसमें और भी चैप्टर हैं, एक चैप्टर है सिविल सोसाइटी का भविष्य, ये एनजीओज़ की कमी के बारे में है, जो एनजीओ आज बहुत सारी ऐसी हैं जो कि अपने निजी हित के लिए काम करती हैं, उसके बारे में है। त्योहारों के लिए घातक है बाजारवाद, कैसे हमारे त्योहारों को बाजार ने हाईजेक कर लिया है, और किस तरीके से अब गांव में ये प्रतियोगिता होने लगी है कि किसकी मूर्ति कितनी ज़्यादा बड़ी होगी। श्रद्धा का जो भाव है वो ख़त्म होता जा रहा है, और दिखावे का जो भाव बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में ये चैप्टर है। और एक चैप्टर है लोक बुद्धि का सम्मान करना सीखें, इसमें जो वही ट्रेडिशनल विजडम की बात की गई है, और कहते हैं इसमें इस चैप्टर में वो कि शोध का काम यदि बिना श्रद्धा के किया जाए तो वह आंकड़ों का एक ढेर बन जाता है। तो शोध जो है, रिसर्च का जो काम है, उसमें श्रद्धा वाला जो ममत्व वाला ममता वाला पुट है वो होना चाहिए। उन्हें आदमी को पता होना चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इससे मेरा लगाव क्या है। तो वो जब होता है तो वो काम अच्छे से होता है, उससे कुछ सुधार आते हैं, और यदि वो काम नहीं होता है तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन जाता है। फिर अंतिम इसका चैप्टर है अर्घ्यम। अर्घ्यम समर्पण का भाव, मतलब देने का भाव।
और इसमें वो एक लोग इनिशिएटिव लेते हैं, ये बताते हैं कि कैसे हमारे यहाँ अर्घ्य दिया जाता है और उसमें समर्पण का भाव होता है। बाकी इसमें जो बाकी चैप्टर्स हैं वो सारे अच्छे चैप्टर्स हैं, क्योंकि ये अलग अलग समय में लिखे हुए लेख हैं और इतने अच्छे ये लेख हैं, इतने विस्तृत लेख हैं कि हिंदी में इस तरीके के लेख पाना बहुत ही मुश्किल काम है, और वो भी पर्यावरण जैसे विषय पे। इन लेखों की खासियत ये है कि इसमें जार्गन्स का इस्तेमाल नहीं है। जो टेक्निकल शब्दावली है पर्यावरण की, जैसे कानून की या वैज्ञानिक पर्यावरण की या राजनैतिक पर्यावरण की, वो बिना टेक्निकल शब्दावली का इस्तेमाल किए पर्यावरण की भाषा कैसी हो, ये अनुपम जी से सीखा जा सकता है। इतनी सरल भाषा और इतनी गूढ़ बातें उन सरल भाषाओं में इन्होंने समझाया है कि वो बहुत ही अच्छा है, काबिल तारीफ़ है। तो ये किताब है, ये बिन पानी सब सून इसका नाम है, और मोटी किताब है ये, लेकिन ये पढ़ने के बाद बहुत ही संतोष का भाव आएगा आदमी को, बहुत ही सीखने को समझने को मिलेगा। तो ये थी ये किताब। ये किताब अगर आपने पढ़ी है तो आप कोई नई चीज़ बताना चाहें तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरी किताब जो इस तरीके के पर्यावरण दर्शन की बात करती हो तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम भी उसे पढ़ सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।